बेटा है, कोई पैसा कमाने की मशीन नहीं है। पंकज अपने कमरे में परेशान होकर टहल रहा था कि तभी उसकी पत्नी अंजलि की आंखें खुल गई। पंकज को इस तरह कमरे में टहलते देखकर वो भी उठ बैठी। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। इस समय पंकज इतना परेशान होकर कमरे में टहल रहा है, ये सोचकर अंजलि को बड़ी हैरानी हुई, जबकि दिन भर में पंकज ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। जब से बहन ममता की बेटी की शादी पक्की हुई है, तब से एक पैर पर काम में लगा हुआ है। अकेला मामा है तो हर काम में उसे भागना पड़ता है और इतना थक जाता है कि रात को नींद बिल्कुल भी नहीं खुलती। पर आज क्या हो गया? आजी और अम्मा दोनों की दीदी घर गए थे, पर वहाँ क्या हुआ किसी ने कुछ नहीं कहा। एक तो पंकज उसे सारी बात बताता भी नहीं है। सोचते सोचते अंजलि ने पंकज से ही पूछ लिया, क्या बात है जी, आपको नींद नहीं आ रही? पर पंकज तो जैसे अपने ख्यालों में खोया हुआ था, उसने ध्यान ही नहीं दिया। अंजलि ने दोबारा पूछा, तब उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। कुछ कहा क्या तुमने? मैंने पहले भी वही पूछा था, अभी भी वही पूछ रही हूँ, आपको नींद नहीं आ रही? आखिर बात क्या है? उसकी बात सुनकर पंकज हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, कुछ भी तो नहीं, बस नींद नहीं आ रही। तुम सो जाओ, तुम भी दिन भर की थकी हुई हो। यह सुनकर अंजलि उसे एकटक देखती रही तो पंकज बोला, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? भाई इंसान ही हूँ, कोई अजूबा नहीं जो इतनी हैरान हो रही हो। जानती हूँ आप इंसान ही हो, थके हुए तो आप भी हो, पर रात के 1:30 बजे कमरे में टहलने का क्या मतलब है? अंजलि ने उसे शक की निगाह से देखा तो वह पलंग पर आकर बैठते हुए बोला, लो बाबा सो जाता हूँ, ऐसे क्या देख रही हो? कहता हुआ पंकज चादर तान कर लेट गया। पर अंजलि अभी भी वैसे के वैसे ही बैठी रही। उसने फिर पूछा, अरे आप मुझे बताओगे बात क्या है? रात के 1:30 बजे आप कमरे में क्यों टहल रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? कहीं अम्मा जी ने तो कुछ? कहते कहते अंजलि रुक गई। उसकी बात तीर की तरह बिल्कुल निशाने पर लगी थी। अम्मा का नाम सुनते ही पंकज उठ बैठा। कुछ देर मौन रहने के बाद बोला, क्या करूं अंजलि, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पगड़ी का बोझ उठाते उठाते थक गया हूं मैं। बाबा के जाने के बाद उनकी ये पगड़ी तो अब जान लेकर ही रहेगी मेरी। हाय राम, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मरे आपके दुश्मन। दिमाग में कुछ भी उटपटांग ख्याल आने से पहले हमारे बारे में सोच लेना। आखिर हुआ क्या है, साफ साफ बताइए। पंकज की बात सुनकर अंजलि अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें तो पता ही है, जब से रुकमणी दीदी की नेहा की शादी पक्की हुई है, तब से हर रोज वक्त बेवक्त दुकान बढ़ाकर मुझे उनके घर जाना ही पड़ता है। अगर 1-2 दिन ना जाऊं तो वो और जीजा जी अम्मा से मेरी शिकायत कर देते हैं और अम्मा बस अपना ही राग लेकर रोना शुरू कर देती हैं। कहते हैं कि तेरे बाबा की पगड़ी तेरे माथे पर बंधी है तो जिम्मेदारी भी तेरी ही है। याद रख, बहन को ससुराल में कुछ सुनना ना पड़े। पर इससे भी मुझे परेशानी नहीं है, मैं रोज चला ही जाता हूँ। पर आज तो कहता कहता पंकज रुक गया। तब अंजलि ने कहा, आज क्या हुआ? आज दीदी जीजा ने मायरे की लिस्ट दी है और वो भी मेरे हाथ में ही, अम्मा को भी साथ में बुलाकर उनके हाथ में। हाँ तो क्या हो गया, अम्मा को लिस्ट दे दी तो मायरा तो हमें ही देना पड़ेगा। अंजलि ने कहा तो पंकज ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला, सही कहा तुमने, मारा तो हमें ही देना पड़ेगा, लेकिन हमारे घर की शांति तो भंग कर दी। क्यों, ऐसा क्या मांग लिया उन लोगों ने? अंजलि ने हैरान होते हुए उसकी तरफ देखा। अरे क्या बताऊं, लिस्ट बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ है। 51 बेस मांगने के बाद उनके परिवार के कपड़े हैं। ऊपर से कहा कि दीदी जब आरती के लिए आएंगी तो सोने का गहना और 51,000 नगद थाली में रखना। यहाँ मेरे ससुराल में मेरे मायके की भी इज्जत है। ये भगवान, इतना सब मांगा है, हम कहाँ से कर पाएंगे इतना? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? अंजलि बीच में ही बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर पंकज बोला, मैंने भी कहा था कि इतना सब कुछ हम कैसे कर पाएंगे, पर दीदी ने तो अम्मा को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वही हमेशा का राग, बाबा की इज्जत का सवाल है। क्या अपने बाबा की इज्जत के लिए इतना सा नहीं दे पाएगा? अगर इतना सा भी नहीं कर सकता था तो बाबा की पगड़ी पहनी क्यों थी? तब तो बड़ा ही चौकी पर बैठकर बाबा की पगड़ी पहनी थी। कहते कहते पंकज चुप हो गया। पर
अंजलि से रहा नहीं गया। उसने पूछा, दीदी को तो छोड़ो, वो तो शुरू से ही लालची स्वभाव की रही हैं। आप तो ये बताओ कि अम्मा जी ने क्या कहा। अम्मा जी का नाम सुनते ही पंकज की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंखें आंसू देखकर अंजलि ने उसके आंसू पोंछे और फिर पानी का गिलास लेकर पहले पंकज को पानी पिलाया। पानी पीकर गिलास रखते ही पंकज बोला, इसी बात का तो दुख है कि अम्मा हमेशा की तरह अपनी बेटी का ही पक्ष लेती हैं। कह रही थी कि अपने बाबा की इज्जत के लिए इतना सा भी नहीं कर सकता। आखिर तूने बाबा की पगड़ी पहनी है, उनकी जिम्मेदारियों को तूने अपने कंधे पर लिया है, तो अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तेरी बहन का मान सम्मान उसके ससुराल में रह जाए। जब मैंने कहा कि अम्मा ये मेरे बस की बात नहीं है, तो मुझ पर चिल्लाने लगी कि पूरा का पूरा मकान अकेले हड़प जाना चाहता है, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं देगा। कहते कहते पंकज फिर से रो दिया। अब तुम ही बताओ अंजलि, मैं क्या करूं? थक गया हूं मैं इन सब से। मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं, कमाई का जरिया सिर्फ एक दुकान है जिससे घर घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई चलती है। वो भी कई बार दीदी और जीजा जी के सामने पेश होने के कारण बंद रहती है। उनकी जी हुजूरी ना करूं तो अम्मा खाना दुश्वार कर देती है। अकेला भाई है, अपनी बहन पर ध्यान नहीं देता। बाबा की पगड़ी क्या लेने के लिए पहनी थी? दीदी जीजा जी को हर तीज त्योहार पर अम्मा एक से बढ़कर एक सामान देती हैं, पर क्या अम्मा को नहीं दिखता कि उनका बेटा हर त्योहार के पुराने कपड़े ही पहनता है? मेरी चप्पल तक कई बार घिसी हुई होती है। आखिरी बार अपने परिवार के साथ मैं कहाँ घूमने गया था, मुझे तो ये भी याद नहीं है। मेरे लिए तो कोई नहीं सोचता। बेटा हूँ तो क्या जिम्मेदारियाँ के बोझ तले दबाकर जान दे दूँ? कभी बेटों के बारे में तो कोई नहीं सोचता। थक गया हूँ मैं सबसे। लेकिन इस बात से अंजलि पंकज को रोने से नहीं रोका। आखिर जब मन का मवाद निकल गया तो पंकज शांतिपूर्वक सो गया, पर अंजलि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आखिर अपने पति को अपने सामने रोता देखकर भला किस पत्नी को अच्छा लगेगा? पंकज किस दौर से गुजर रहा था, ये देखकर अंजलि को भी आत्मग्लानि होने लगी। वो पत्नी होकर भी यह बात नहीं समझ पाई। अपनी तरफ से पंकज पूरी कोशिश कर रहा था, मेहनत भी खूब करता था, हालांकि इतना काम कमा लेता था कि परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर पाए, पर ये आए दिन के ऊपर के खर्चे उसे तोड़ कर रख देते थे। आखिर मध्यम वर्ग की भी तो एक सीमा होती है। अम्मा तो बस जिद करके बैठ जाती थी कि मेरी बेटी के ससुराल यह जाएगा तो जाएगा ही। जब एक बार उसने नौकरी करने के लिए कहा था तो पंकज खुश हो गया था, पर अम्मा ने बहुत हंगामा किया था। आखिर 2 दिन तक घर में हंगामा होता देखकर पंकज ने अंजलि को ही नौकरी करने से मना कर दिया। पर आज पंकज की हालत देख उससे देखी नहीं जा रही थी। आखिर पंकज के पीछे ही तो वो इस घर में है। अगर पंकज को ही कुछ हो गया तो? अगर वो उसका ही साथ नहीं दे पाई तो भला किसका साथ देगी? उसने ठान लिया कि अब वो अम्मा से बात करके ही रहेगी। दूसरे दिन अंजलि उठी और अपने घर के काम फटाफट निपटाने लगी। आज तो उसने नाश्ते के साथ ही दोपहर का खाना भी तैयार कर दिया। अभी सब नाश्ता कर ही रहे थे कि इतने में अंजलि तैयार होकर आ गई। उसे देखकर अम्मा जी बोली, बहू तुमने बताया नहीं, कहीं जा रही हो? अंजलि ने अम्मा जी की तरफ देखकर कहा, हाँ अम्मा जी, मैं पास वाली सुशीला भाभी के घर जा रही हूँ। उन्होंने उस दिन भी कहा था कि उन्हें एक्सपोर्ट के सामान को पैक करने के लिए एक महिला की ज़रूरत है। मैंने सुबह ही उनसे बात की तो उन्होंने मुझे आने के लिए हाँ कर दी है। बस वहीं जा रही हूँ। दोपहर का खाना तैयार कर दिया है, आप अपने आप लेकर खा लेना। बच्चे जब स्कूल से आएंगे तो अपने आप लेकर खा लेंगे। मैं शाम को 5 बजे तक वापस आ जाऊंगी। उसकी बात सुनते ही पंकज का हाथ जहाँ था वहीं रुक गया। वहीं अम्मा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। किससे पूछ के तूने निर्णय लिया? इसमें पूछना क्या है अम्मा जी, अभी घर की ज़रूरत है, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, अंजलि ने सपाट शब्दों में कहा। उसकी बात सुनकर अम्मा ने पंकज की तरफ देखकर कहा, ये क्या बोल रही है? तो कुछ कहता क्यों नहीं? तुझे पता है ना कि मुझे बहू का घर के बाहर जाकर कमाना अच्छा नहीं लगता, और फिर यह चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? मुझसे तो ये इस उम्र में ये सब नहीं होता। लेकिन इस बार पंकज ने कहा, पर मुझे कोई परेशानी नहीं है अम्मा। अगर अंजलि बाहर जाकर 2 पैसे कमाना चाहती है तो कमा लेने दो, कम से कम मुझे 2 पैसे का सहारा ही लगेगा। और रही बात घर के काम की तो हम दोनों मिलजुल कर लेंगे। कहकर पंकज ने अपना नाश्ता खत्म किया और दुकान के लिए रवाना हो गया। वहीं अंजलि अपना बैग लेकर बाहर आई तो अम्मा उससे बोली, खबरदार घर के बाहर कदम रखा दो, अभी तो मैं जिंदा बैठी हूँ।
मेरी इजाज़त के बगैर घर के बाहर भी नहीं जाएगी तू। क्यों नहीं जाऊंगी अम्मा, घर के खर्च बढ़ रहे हैं, दुकान तो पूरे टाइम खुलती नहीं, क्योंकि दीदी जीजा जी के लिए इनको अपनी दुकान बंद करके वहाँ जाना पड़ता है। अगर नहीं गए तो आप खुद इनका खाना दुश्वार कर देती हैं। ऊपर से अब ये मायरे का नया तमाशा शुरू कर दिया। अरे मायरा देने में हमें कोई परेशानी नहीं है, पर कम से कम क्षमता अनुसार तो मांगो। अंजलि ने पलट कर कहा तो अम्मा चिढ़ गई। अच्छा, तो तुझे भी मेरी बेटी दामाद दिख रहे हैं? वो दोनों तो तुम दोनों को सुहाते ही नहीं। अरे अपने बाबा की पगड़ी अपने सिर पर बंधवाई थी पंकज ने, तो जिम्मेदारी भी उसी की होगी ना। और ऐसा क्या मांग लिया मेरी बेटी ने? भूल मत, मकान पर मेरी बेटी का बराबर का हक है। वो तो तुम फटाफट डकारने को तैयार हो जाओगे, और मायरा देने में दोनों को रोना आ रहा है। अम्मा की बात सुनकर अंजलि हैरान रह गई। अब उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। अम्मा, बेटी के प्यार में आपको बेटा नज़र नहीं आ रहा। बेटा का भी अपना पूरा परिवार है, उसकी अपने परिवार के लिए भी जिम्मेदारियां हैं। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो ये सब कर पाए। आपको खुद भी ये सब बातें अच्छे से पता है, फिर भी बेटे को ही दबाए जा रहे हो। अगर आपको ये लगता है कि हम ये मकान डकार जाएंगे तो आप अपने ही हाथों से इसे अपनी बेटी के नाम कर दो, पर भगवान के लिए हमें खुश रहने दो। आपको शायद आपकी बेटी संभाल ले, लेकिन मेरे और मेरे बच्चों के लिए तो मेरा पति ही है। अंजलि की बात सुनकर अम्मा थोड़ा ढीला पड़ते हुए बोली, अरे बेटा, ये सब नहीं करेगा तो लोग बातें बनाएंगे। अम्मा की बात सुनकर अंजलि बोली, आपको लोगों की चिंता है अम्मा, अपने बेटे की नहीं। कल रात आपका बेटा रो दिया, उसकी हालत क्या होगी इसका अंदाज आप लगाइए। अगर कल को आपके बेटे को कुछ हो गया तो आपके ये लोग नहीं आएंगे हमें संभालने के लिए। बाबा की पगड़ी पहनाकर आपने जिम्मेदारियां की बोझ तले दबा दिया है उसको। भगवान के लिए उसे भी थोड़ी सांस लेने दो। बेटा पैसा कमाने की ही मशीन नहीं है। अंजलि अम्मा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली और वहाँ से चली गई। अम्मा को तो अक्सर बेटी दामाद की बातों में आकर लगता था कि मकान के चक्कर में ही बेटी बहू सेवा कर रहे हैं, पर आज तो बहू ने भी मकान बेटी के नाम करने के लिए कह दिया। आखिर अम्मा को एहसास हो गया कि उनकी बेबुनियाद की जिद उनके बेटे पर भारी पड़ रही है। आखिर अम्मा ने बेटी को फ़ोन करके कह दिया कि मायरा उनकी क्षमता अनुसार ही दिया जाएगा, ना कि बेटी के ससुराल वालों की मांग के अनुसार। आखिर उन्हें भी अपना घर देखना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह सास बहू और माँ बेटे की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।